अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फाइनली डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स की तरफ पहुंच चुके हैं। ए नॉट, ए एन एंड बी एन की डिटर्मिनेशन हम करेंगे जो कि फोरियर सीरीज़ एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑर्थोगोनैलिटी के रिलेटेड जो वीडियोस थी, ऑलमोस्ट 4 वीडियोस हैं जो उस टॉपिक पे बनाई गई हैं, उनको मैंने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ पॉइंट्स जो मिसिंग थे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करती जाऊंगी। और मैंने एक पॉइंट को ऐड किया भी है कि जिसे मैंने मेंशन नहीं किया था, लाइक उसको मेंशन करना इंपॉर्टेंट था, जो कि एडिशन प्रॉपर्टी के रिलेटेड था। एडिशन प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि C1 y1 प्लस C2 y2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने एडिशन प्रॉपर्टी में देखा था कि ये रिलेशन अगर y1 और y2 एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं या ऑर्थोगोनल हैं तो C1 और C2 की ज़ीरो वैल्यूज़ की आइडेंटिकली ये ज़ीरो हैं। इस वैल्यू के अलावा ये किसी भी वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 पे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 इज़। ठीक है, अब y1 तो कोई फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल sin x है, और y2 फंक्शन होगा कोई, लेट्स से वो cos x है। ठीक है, तो sin x और cos x की वैल्यू क्या है, दैट डजेंट मैटर। साइन एक्स की क्या वैल्यू है एक्स की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये कॉस की क्या वैल्यू है एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, जो कि y1 और y2 को एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। ठीक है, एक्स की कोई वैल्यूज़ होंगी ना जो इन दोनों को कोई कांस्टेंट वैल्यूज़ देंगी, तो इनकी इसी वेरिएबल नेचर को लेते हुए, ठीक है, इनको कोई भी स्पेसिफाई ना करते हुए एक्स की वैल्यू, ठीक है, इनकी कोई भी आपने स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेनी, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज़। अब वो कोई भी वैल्यू हो या आपको वैल्यू लेनी ही नहीं है। ठीक है, तो अगर C1 एंड C2 की वैल्यूज़ ऐसी आ जाएं कि इन दोनों की वैल्यूज़ बेशक कुछ भी हों, लाइक कुछ भी हों, दैट डजंट काउंट, कि ये इसको ज़ीरो बना दे C1 और C2 को, कि कोई ऐसी पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाए। आपके पास 2 फंक्शंस y1 एंड y2 गिवन हैं, आपने वो फंक्शंस ले लिए, तो उन फंक्शंस को आपने कोई पर्टिकुलरली वैल्यू नहीं देनी। C1 एंड C2 शुड अलोन मेक देम ज़ीरो अगर वो ऑर्थोगोनल नहीं है। अगर वो ऑर्थोगोनल हैं तो C1 एंड C2 की वैल्यूज़ अलोन विल नॉट बी इनफ टू मेक देम ज़ीरो। ठीक है, C1 इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू 0 ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा। तो अगर ऐसा केस होता है, जो मैंने वहाँ पे कमेंट्स, आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर चेक करें वहाँ पे मैंने इसको डिस्कस किया भी है, तो अगर मैं C1 इज इक्वल्स टू C2 केस ले लेती हूँ, ठीक है, दोनों यहाँ पे C1 लेट्स से अब मैं कर देती हूँ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब C1 इज इक्वल्स टू C2 इज़ नॉट अलोन मेकिंग इट ज़ीरो। आप नहीं देख रहे कि किसी भी तरह ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, तो इट मीन्स कि ये C1 इज इक्वल्स टू C2 पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रही इक्वेशन। आप क्लियरली देख रहे हैं, जब तक कि मैं x को कोई वैल्यू असाइन ना कर दूँ, ये वाला रिलेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। alone C1 is equals to C2 relation is not enough to make that function equal to 0। ठीक है, इस आइडेंटिटी को, इस इक्वेशन को C1 is equals to C2 is not satisfying it alone, वो alone उनको ज़ीरो नहीं बना पा रहा है ये वाला जो आपने पुट किया। अगर मैं C1 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू 0, तो अब C1 के नॉट भी इक्वल टू 0 अगर हम ट्रिवियल सोल्यूशन को नहीं कंसीडर करना चाहते, क्योंकि अगर C1 ज़ीरो हो गया तो C1 इज इक्वल टू C2 हमने केस लिया है, तो C2 भी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, तो हमने ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं लेने। तो उसके अलावा एक तो ट्रिवियल सोल्यूशन इसका पॉसिबल है फॉर कॉन्स्टेंट्स, कि कॉन्स्टेंट्स जो हैं उसके ज़ीरो के इक्वल हो जाए, हम वो दोनों नहीं चाहते, तो हम कह देते हैं कि ये वाला फंक्शन फिर ज़ीरो होना चाहिए, ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन C1 और C2 की किसी वैल्यू पे नहीं। ठीक है, C1 और C2 की अलोन किसी वैल्यू पे, रिगार्डलेस ऑफ y1 और y2 की x के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ दिस अगर वो C1 और C2 की वैल्यूज़ को एग्जिस्ट करती हैं जो ज़ीरो बना रही हैं, तो वो ऑर्थोगोनल नहीं होंगे या फिर डिपेंडेंट होंगे। तो अगर C1 एंड C2 की अलोन वैल्यूज़ आर नॉट इनफ टू मेक इट ज़ीरो, तो इट मीन्स के दैट डजंट सेटिस्फाई। C1 और C2 की यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, लेकिन दे आर नॉट मेकिंग इट ज़ीरो। यहाँ पे 5 sin x प्लस 5 cos x हो सकता है, ये 5 sin x प्लस 3 cos x हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो, तो इट इज़ नॉट मेकिंग इट ज़ीरो अलोन, वो मतलब कैंसिल आउट नहीं कर सकती इनकी वेरिएबल नेचर रखते हुए ही। तो अब देखेंगे हम कि कैसे इनकी वेरिएबल नेचर को वैनिश करना पड़ेगा ताकि ये रिलेशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे sin x
इज इक्वल्स टू माइनस कॉज एक्स आ गया, दोनों तरफ कॉज एक्स डिवाइड कर दें तो ये इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो ये टेन एक्स इज इक्वल्स टू -1 बन गया है, जो कि एक्स इज इक्वल्स टू -5/4 होता है, या फिर इज इक्वल्स टू -45 डिग्री होता है। तो अगर x इज इक्वल्स टू -45 डिग्री आप लेंगे तो ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई कर जाएगा। आपने फिर यहाँ पे क्या कर दिया, y1 और y2 को कोई वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं सच दैट कि ये एक नेगेटिव वैल्यू को रिजल्ट करेगा और ये एक इक्वल एंड ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव कांस्टेंट को रिजल्ट कर देगा। ये रिजल्ट करेगा 1/√2 -1/√2 विद C1, और ये रिजल्ट करेगा C2 डिवाइड बाई √2, क्योंकि कॉज ऑफ 45 डिग्री -45 डिग्री वो 1/√2 होता है। और इसी तरह साइन एक्स जो है वो एट एक्स इज इक्वल्स टू -45 डिग्री वो -1/√2 होता है। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होकर एक दूसरे को ज़ीरो बना देंगी। तो इन दैट केस ऑर्थोगोनैलिटी वैनिश नहीं हुई, क्योंकि C1 एंड C2 अलोन वर नॉट इनफ टू मेक इट ज़ीरो। एक्स की कोई वैल्यू को आपको सिर्फ स्पेसिफाई करना पड़ा जो इस फंक्शन को ज़ीरो बना सकता है, अदरवाइज़ नहीं वो बन सकते। तो इन दैट केस ये आपके पास नेक्स्ट जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स में जंप करूँगी तो वहाँ पे आप जब आपके पास टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ आ जाती हैं इक्वल टू ज़ीरो, तो ट्रिवियल सोल्यूशन आपको नहीं चाहिए, लाइक C1 इज इक्वल टू C2 वाला ये केस बनता है, या फिर आप दोनों को सेपरेटली ज़ीरो के इक्वल पुट कर दो, ये चीज़ नहीं आप करना चाहते। क्योंकि एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, ये सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। साइन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आप कर दो, कॉज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कर दो, तो आप देखेंगे कि एक्स और ये दोनों सिमिलर वैल्यू पे वैसे भी ज़ीरो नहीं होते। ठीक है, साइन एक्स एंड कॉज एक्स डू नॉट बिकम ज़ीरो एट सिमिलर वैल्यूज़। तो आपके पास सिमिलर वैल्यूज़ वैसे सोल्यूशन आता भी नहीं है, अगर आप इनको ट्रिवियल बना भी दें, बनाने की कोशिश भी करें तो कोई एक्स की वैल्यू नहीं होगी। तो फिर आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि ये वाला फंक्शन एक ही पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल है और ये वाला फंक्शन जो है किसी नेगेटिव क्वांटिटी के इक्वल है, जो इस दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का जो है ऑपोजिट इन पोलैरिटी वाला केस आप करेंगे, ऑपोजिट इन पोलैरिटी वाला केस जैसे यहाँ पे हमने किया। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम जनरल वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, जनरल वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं कि लेट्स से वो एल वैल्यू है जो कि आएगी और दूसरे के लिए -L वो होगी। तो इस तरह की सिचुएशन हम करते रहते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है, इस चीज़ को उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। C1 एंड C2 अलोन शुड नॉट मेक इट ज़ीरो अगर वो ऑर्थोगोनल हैं। तो y1 एंड y2 की वैल्यूज़ कुछ हो सकती हैं जो उसको ज़ीरो बना सकती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने सोचा इसको कंसिडर करना और रिकॉर्ड करना इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर दिया। अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं टुवर्ड्स डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स। तो फोरियर सीरीज़ जैसे हमने देखा था कि बेसिकली जो कंसेप्ट था कि साइंस एंड कोसाइंस की इन्फिनिट सीरीज़ की फॉर्म में फोरियर सीरीज़ होती हैं, तो उस कंसेप्ट के बेस पे हमने ये फोरियर सीरीज़ की एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था, और इसमें A0 AN एंड BN अननोन है। तो वो A0/2 वाली एक्सप्रेशन भी वो मैं A0 इस फार्मूला के थ्रू निकालूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो 1/2 पाए, इसमें 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा होता है तो बाय ले लेंगे। तो इस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर मैं A0/2 लूँगी तो वो तीनों का जो ट्रेंड है वैल्यूज़ का वो सेम बनेगा। तो इस चीज़ को आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें मैं खुद चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मैं पीरियड, ये फंक्शन फोरियर सीरीज़ हैं जिनका पीरियड 2π है पर्टिकुलरली, लेकिन मैं अब ऐसी फोरियर सीरीज़ लिखने जा रही हूँ जिनका पीरियड 2L है, जनरल पीरियड हो, और मैं एक जनरल वैल्यू ऑफ फोरियर कोफिशिएंट निकालना चाहती हूँ ताकि अब वो जनरलाइज फॉर्म में हो, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो उसमें। अगर मैं L को 2L L की जगह पाई पुट कर दूँगी, क्योंकि 2L है ना अगर पीरियड, तो 2L अगर मैं 2π वाला फंक्शन इसके लिए इक्वलेंटली निकालना चाहती हूँ तो यहाँ पे जहाँ मैं L निकाल रही हूँ ना वहाँ आप L की जगह 2 कैंसिल, L इज इक्वल्स टू पाई पुट करते जाएँ तो आपका इसका भी प्रूफ बन जाएगा, इसके फोरियर कोफिशिएंट की डिटर्मिनेशन भी हो जाएगी। तो L मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आप हर तरह के लिए खुद L की वैल्यू पुट करते हुए निकाल सकते हैं। इसी वे को जस्ट L की जगह पाई पुट करते जाएं। अब हम डिटर्मिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं चीज़ करूँगी वो ये करूँगी कि दोनों साइड पे मैं इंटीग्रल ले लूँगी फ्रॉम 0 to 2L। तो 0 to 2L ले लेते हैं, 0 to 2L लें या -L to L लें, आपका मकसद ये होना चाहिए कि जो इंटरवल की लेंथ है वो 2L होनी चाहिए जो कि पीरियड है।
तो दोनों साइड पे इंटेग्रल हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी ए नॉट पे भी ये इंटेग्रल लगेगा डी एक्स प्लस ये समेशन को मैं कॉमन ले लेती हूँ तो ये इन दोनों पे लगेगा ए एन, क्योंकि ए एन इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी तो इस पे ये इंटेग्रल अप्लाई नहीं होगा, तो सिर्फ एन पाई एक्स बाय एल के एंगल पे है, सॉरी ये तो ये 0 to 2L प्लस बी एन 0 to 2L साइन एन पाई एक्स बाय एल डी एक्स। ओके, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। ए नॉट इज़ कांस्टेंट फॉर योर कोफिशिएंट है ये, तो ये इंटेग्रल 1 पे आ जाएगा और इसी तरह ये समेशन का साइन ए एन। अब कॉज एन पाई एक्स बाय एल इसकी इंटीग्रेशन देखी जाए तो कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन एन पाई एक्स बाय एल। ओके, तो और डिवाइड होता है इसका एंगल जो कि है एन पाई बाय एल। ठीक है, एक्स नहीं आएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव एंगल का आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एन पाई बाय एल आ जाएगा। ये आप वेरीफाई खुद कर लें क्योंकि ये इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। अब नेक्स्ट साइन का होता है माइनस कॉज एन पाई एक्स बाय एल डिवाइडेड बाय देयर एंगल जो कि एन पाई बाय एल है और इस पर भी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2L होगी और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 0 to 2L एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट और इस पर ये एक्स आ जाएगी और उस पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2L। तो ये अब हम समेशन का साइन लिखते हैं और ये इस पर लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ये ए एन एल डिवाइड बाई एन पाई आ गया और ये साइन अपर लिमिट इसमें पुट करें तो साइन एन पाई एक्स की जगह 2L आएगा डिवाइडेड बाई एल माइनस साइन 0 जो कि 0 हो जाएगा। एक्स की जगह 0 पुट करेंगे ये पूरी एंगल को 0 बना देगा और साइन 0 0 होता है, तो यहाँ पे मैं फिर सिर्फ 0 मेंशन कर रही हूँ डायरेक्टली और ये ब्रैकेट्स इस पर लगा देनी है और प्लस बी एन और ये माइनस एल बाय एन पाई में ये सेपरेट कर लेती हूँ। अब इस पे कॉज की वैल्यूज़ पुट करें तो एन पाई एक्स की जगह 2L डिवाइडेड बाय एल माइनस कॉज 0 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट अब इसमें है 0 to 2L एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट। यहाँ पे ये आ जाएगा x है तो 2L माइनस 0। ठीक है, प्लस समेशन का साइन n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिट ए एन एल बाय एन पाई और ये यहाँ से पहले मैं ये ओवरव्यू से दे देती हूँ कि ये l और l कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन 2 पाई n आ जाएगा n टाइम्स 2 पाई। तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 2 पाई का कोई भी इंटेग्रल मल्टीपल हो और साइन का वो एंगल हो। ठीक है, यहाँ पे इंटेग्रल मल्टीपल है n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे n हमने पहले से डिफाइन भी किया हुआ कि वो 1 to इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 to इन्फिनिटी ये इंटीजर नंबर्स हैं और इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई साइन हर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे 0 होता है, तो ये क्वांटिटी 0 होगी। तो 0 माइनस 0 दिस होल क्वांटिटी 0 और वो क्योंकि इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट में मूव करते हैं तो यहाँ पे ये एल कैंसिल हो जाएगा तो n टाइम्स 2 पाई। तो हम जानते हैं कि कॉज जो है इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे हमेशा 1 होता है। ठीक है, -1 भी नहीं, -1 वो होता है कि जब पाई के आपके पास ऑड मल्टीपल्स आएँ, तो जैसे पाई हो 3 पाई हो 5 पाई हो इन पे वो -1 होता है, लेकिन जो इवन होते हैं पाई के मल्टीपल्स उनमें वो हमेशा 1 होता है। तो पाई का यहाँ पे मल्टीपल बन रहा है 2n एंड 2 जब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा इवन नंबर बनता है। तो इवन नंबर 2n टाइम्स पाई बन रहा है, तो 2n टाइम्स पाई पे कॉज हमेशा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कॉज 0 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 दिस क्वांटिटी बिकम्स 0 2। ये दोनों क्वांटिटी 0 हो चुकी हैं, तो ये वाला समेशन वाला सारा टर्म 0 और जो बच गया है वो सिर्फ ये और ये बच गया।
तो यहाँ पे मैं आप डायरेक्टली लिख देती हूँ क्योंकि मैंने इसको डिस्क्राइब कर दिया। तो ये 0 + 0 टाइप का सिचुएशन बन गया। तो ये सारी की सारी सिचुएशन 0, और यहाँ पे जो चीज़ रह गई है वो है 2l f(x) dx = a0 2l। और मैं 2l को यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ क्योंकि मुझे a0 की वैल्यू चाहिए। तो ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये 1/2l 0 to 2l f(x) dx। तो इस तरह से हमने a0 की वैल्यू निकाल ली और हम देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट से फोरियर सीरीज़ में यहाँ a0/2 यूज़ करती, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं a0/2 यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस कर दूँ तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ पे, ठीक है, ये 1/2 यहाँ पे, ये 1/2, ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पे जब a0/2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये l अलोन यहाँ पे से बच जाएगा और l डिवाइडेड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये a0 = इस केस में आ जाएगा 1/l 0 to 2l f(x) dx। ओके, आगे आप an और bn की वैल्यूज़ देखेंगे, उनमें भी 1/l अलोन आता है। तो अगर आप फोरियर सीरीज़ इस फॉर्म की लेते हो डिवाइडेड बाय 2 को इंक्लूड करते हुए, तो आपके पास a0 की जो वैल्यू आती है वो 1/l 0 to 2l f(x) dx आती है। तो ये अभी हमने देख भी लिया है। तो अभी हम नेक्स्ट निकालते हैं an की वैल्यू। और an की वैल्यू निकालने के लिए जो ये हमारे पास इंटेग्रल है f(x) = a0 अब मैं ले रही हूँ क्योंकि a0 आप डिवाइडेड बाय 2 भी ले लें तो भी सिमिलर रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि a0 की अब एक्सप्रेशन डजंट डिटर्मिन्स an की या bn की एक्सप्रेशन। तो मैं दोनों साइड्स पे cos m(π/x) l को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, दोनों साइड्स पे मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये समेशन साइन में कॉमन ले लेती हूँ ताकि थोड़ा cos m(π/x/l प्लस bn sin n(π/x/l cos m(π/x/l) और ब्रैकेट्स क्लोज। और अब मैं दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लेती हूँ पीरियड के अक्रॉस ही, 2l के अक्रॉस ही। तो यहाँ पे मैं सिंपली 2l ऐड करती जा रही हूँ और dx डालती जाऊँगी टू सेव टाइम। तो ये an पे नहीं लेकिन यहाँ पे इसे आगे कर देती हूँ क्योंकि an में x है नहीं, तो इसलिए, और an क्योंकि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसलिए इस पर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये bn भी बाहर निकल आएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो ये तो एज इट इज़ आ गया dx, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे a0 को मैं बाय अगर ले लूँ तो ये इंटेग्रल बन जाता है cos m(π/x/l dx। तो ये वाला इंटेग्रल sin n(π/x/l डिवाइडेड बाय m(π/l), और ये अभी हमने सॉल्व किया था कि ये वाला इंटेग्रल की फॉर्म का ही है ना ये। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने देखी कि 0 आता है। तो ये हम पहले ही इस 0 ले लेते हैं, आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये 0 ही आएगा। पीरियड के अक्रॉस अगर कॉस का फंक्शन का लिया जाए इंटेग्रल अलोन वो हो तो वो 0 आता है। तो ये तो 0 हो गया। अब आगे an की तरफ और bn की तरफ मूव करते हैं। तो an, और यहाँ पे हमने बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया कि n m के इक्वल है या नहीं, या डिफरेंट है या नहीं, सब कुछ हो सकता है। n और m की कोई भी वैल्यू हो सकती है फ्रॉम 1 to infinity, ठीक है, इक्वल भी हो सकते हैं, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो an आ गया, और cos m(π/x/l dx, इसको तो मैं n पे डील करूँगी। तो ये bn को अगर कॉमन लिया जाए तो ये इंटेग्रल आ जाता है sin n(π/x/l। और इससे आपको याद आ जाना चाहिए cos m(π/x/l के साइन और कोसाइन फंक्शंस रिगार्डलेस ऑफ n और m की वैल्यूज़, ठीक है, n = m के लिए भी और n ≠ m के लिए भी, हर वैल्यू और हर रिलेशन ऑफ n एंड m के लिए साइन और कोसाइन का फंक्शन ऑर्थोगोनल होता ही होता है ओवर पीरियड। 2l तो हम जानते ही हैं कि ये जो x यहाँ पे मौजूद है उसका पीरियड है ही है। तो ये जो इंटेग्रल है ड्यू टू ऑर्थोगोनैलिटी, ये क्योंकि ऑर्थोगोनल है ऑन द इंटरवल 0 to 2l, तो ये वाला
जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रल है, ये ज़ीरो के इक्वल हमने पुट कर दिया है ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन को यूज़ करते हुए, क्योंकि n इज इक्वल्स टू m के लिए भी ये ज़ीरो होगा और n इज़ नॉट इक्वल टू m के लिए भी ये ज़ीरो होगा। और या तो वो n इज़ इक्वल्स टू m हो सकता है या वो n इज़ नॉट इक्वल टू m हो सकता है। तो ये जो है दोनों सिचुएशन के लिए ज़ीरो है, ये किसी भी सिचुएशन में इसकी कोई भी वैल्यू नॉन ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ये अब एक्सप्रेशंस बच चुके हैं। ए नॉट वाली एक्सप्रेशन जो उसके साथ है वो ज़ीरो हो चुकी है, बी एन वाले के साथ भी ज़ीरो हो चुकी है। तो अब हम इस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए या इसमें जो कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जिनको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इसको एक्सपेंड करें। तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं n की वैल्यूज़ के लिए, क्योंकि m की वैल्यूज़ के लिए तो ये एक्सपेंड नहीं हो सकती, समेशन सिर्फ n के लिए, तो n की वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करते हैं। m यहाँ पे ही m पाई x बाय एल है जो हमने लैदा से मल्टीप्लाई किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला आ गया a1 cos 1 पाई x बाय एल cos m पाई x बाय एल, तो एज इट इज़ रहेगा dx। ओके, तो अब m की तो कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी ना, m की कोई फिक्स्ड वैल्यू होगी। लेट्स से m इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे m की इतनी सारी पॉसिबल वैल्यूज़ नहीं है, m की एक ही फिक्स्ड वैल्यू होगी। तो m की यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आप मूव करते जाएं, तो ये 2 पाई x बाय एल हो जाएगा cos m पाई x बाय एल एज इट इज़। तो इसी तरह ये a3 कर लिया, 0 to 2l cos 3 पाई x बाय एल cos m पाई x बाय एल। इन्फिनिट सीरीज़ हैं तो ये जाते जाते कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब n की वैल्यू जो है m के इक्वल होगी। ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें n और m की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। लेट्स से m 2 था, तो इसी पॉइंट पे ये एक दूसरे के यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा जिसमें ये दोनों के इक्वल है। लेकिन हम क्योंकि जनरल की बात कर रहे हैं तो वो m कोई भी जनरल वैल्यू हो सकती है। तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा इस इन्फिनिट सीरीज़ में कि जब आपके पास एट n इज इक्वल्स टू m आ जाएगा केस, तो ये m पाई x बाय एल बनेगा और ये भी cos m पाई x बाय एल बनेगा dx, और सारे डिफरेंट ही रहेंगे। ए एम प्लस वन लेट्स से वो कर दिया हमने cos m प्लस 1 पाई x बाय एल cos m पाई x बाय एल, ये वाला तो फिक्स है ना, तो ये करते करते इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। ओके, अब हमने जाना था कि कोसाइन फंक्शन जो है एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं, डिसिमिलर हों तो n इज़ नॉट इक्वल टू m के लिए वो ज़ीरो होते हैं, और सिर्फ n इज़ इक्वल टू m के लिए वो नॉन ज़ीरो होंगी, क्योंकि वो इक्वल फंक्शंस बन चुके हैं। तो हम उसकी एवेल्यूएशन कर लेंगे। तो ये वाला इंटीग्रल ओवर दैट पीरियड 0 to 2l ज़ीरो हो गया। ठीक है, पीरियड के अक्रॉस है ये 0 to 2l, और आप इसको वेरीफाई खुद कर सकते हैं, जो हमने पीछे मेथड देखा था ये ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पे भी m और 2 दोनों इक्वल नहीं है तो ये भी ज़ीरो। ठीक है, m and 3 दीज आर डिसिमिलर, ये भी ज़ीरो हो गया। ये वाला नॉन ज़ीरो है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी हम ये देख लेंगे, जिसमें n और m दोनों इक्वल हो चुके हैं। ये वाला भी ज़ीरो है क्योंकि m है यहाँ पे और यहाँ पे m प्लस 1 है। तो ये करते करते और सारे जो इंटीग्रल्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि m फिक्स्ड है। और सिर्फ एक दफ़ा ऐसा होगा कि जब n और m की वैल्यू सेम होगी, और उस केस में ये सिर्फ नॉन ज़ीरो होगा। तो आपका जो समेशन की वो इतनी सारी टर्म्स थी वो सारी ख़त्म होगी, और सिर्फ एक टर्म यहाँ पे बच जाएगी, और वो ये वाली टर्म है। तो अब इसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में ये वाली एक्सप्रेशन सिर्फ रह जाएगी। तो अभी मैं इस चीज़ को लिखती हूँ 0 to l f of x cos m पाई x बाय एल dx इज इक्वल्स टू ए एम बच गया। ठीक है, कोफिशिएंट में 0 to l इंटीग्रल cos m पाई x बाय एल का स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम है dx। ओके, तो अब इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है ताकि ए एम की वैल्यू निकल सके। तो इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2e, अगर और डिवाइडेड बाई 2 आता है जो मैं बाय ले रही हूँ, और इस पे इंटीग्रल है 0 to 2l dx। ठीक हो गया।
तो ये ए एम बाय टू, अब अंदर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं, ये एक्स आ जाएगा प्लस साइन 2m पाई एक्स बाय एल, ठीक है। और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ये एंगल, जो कि है 2m पाई बाय एल। ओके, तो इस सारे पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 2l है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये ए एम डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा 2l माइनस 0, तो 2l मैं सिर्फ लिख रही हूँ, यहाँ पे ऊपर l चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2m पाई, और साइन फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो ये साइन 2m पाई बाय एल मल्टीप्लाई 2l, साइन 0 पे तो 0 होता है, तो वो मैं नहीं लिख रही पूरा करके यहाँ पे। अब इसमें देखते हैं कि ये एल कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 2 है, 2 एंड 2 बन जाता है 4m 4 पाई। तो ये हम पहले ही जान चुके हैं कि लेट्स से इसे मैं 2m इंटू 2 पाई कर दूँ, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे साइन 0 होता है, तो ये भी क्वांटिटी 0, तो ये वाला होल चीज़ जो है ये 0 हो चुकी है। तो ये सिर्फ 2l बच चुका है, ए एम बाई 2 और ये 2l, तो ये 2 भी कैंसिल, तो ए एम टाइम्स l बच चुका है। ओके, तो लेफ़्ट हैंड साइड में ये बच गया था, राइट हैंड साइड में ये बच गया है, तो l यहाँ पे अब मैं अगर डिवाइड कर दूँ इसके, तो ये 1/l 0 to 2l एफ ऑफ एक्स कॉज m पाई x बाई l इज इक्वल्स टू ए एम, और अगर मैं ए एम इस साइड पे लिख लूँ और ये इक्वलेंटली इक्वल है इसके, और क्योंकि फोरियर सीरीज़ की एक्सप्रेशन हमारी m की फॉर्म में नहीं थी, वो n की फॉर्म में थी, तो यहाँ पे n जस्ट रिप्लेस कर दिया, तो भी कोई मसला नहीं है। n पाई एक्स बाई एल डी एक्स भी है, सॉरी। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुकी है फॉर फोरियर कोफिशिएंट ए एन, और ए नॉट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 1/l आ रहा है, 0 to 2l लिमिट्स एफ ऑफ एक्स कॉज n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो ए नॉट में 1/l आए, इसलिए हमने ए नॉट बाई 2 अगर फोरियर सीरीज़ में स्टार्ट में ले लें तो वही बात आ जाती है। तो अब हम निकालते हैं बी एन की वैल्यू, और बी एन की वैल्यू के लिए हम साइन m पाई एक्स बाई एल को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स में, और सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपके पास बी एन की वैल्यू ये आ जाएगी। उस केस में आपका जो कॉज का फंक्शन है ए एन वाला, उसके साथ साइन आ जाएगा, तो वही सिचुएशन के दोनों कॉज और साइन है, तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन एंड एम ये 0 ही होंगे, तो ये सारी 0 बन जाएगा इंटीग्रल। और जो बी एन है उसके साथ साइन n पाई एक्स बाई एल होगा और साइन m पाई एक्स बाई एल होगा, जिसको आपने सीरीज़ में एक्सपेंड करना है। सिर्फ एक पॉइंट होगा जब n इज इक्वल्स टू m होगा, और m आ जाएगा, और साइन स्क्वेयर m पाई एक्स बाई एल हो जाएगा, जिसका आपने इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2l निकालना है, और आपको मिल जाएगी बी एन की वैल्यू, जो कि ये होगी एफ ऑफ एक्स साइन n पाई एक्स बाई एल, ये m की फॉर्म में आएगी, जिसमें आपने बाद में n को रिप्लेस कर देना है। तो ये थी वीडियो जिसमें हमने फोरियर कोफिशिएंट्स को निकाल लिया है। तो नेक्स्ट में हम ऑड एंड इवन फंक्शंस का कंसेप्ट देखेंगे, और उस कंसेप्ट के बाद हम कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स देखेंगे फोरियर सीरीज़ से, जिसमें हाफ रेंज सीरीज़ आती हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और भी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।